हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू एकेडमी में। आज के इस टॉपिक पे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक यात्रा, उनका जीवन परिचय और पूरा साहित्यिक परिचय और उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण और उनके कुछ निबंध हैं, प्रमुख निबंध जैसे करुणा निबंध, और इसके पाठ सार के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आगे बात करें, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी शुक्ल जी के बारे में कहते हैं, शुक्ल जी की व्यक्तिगत गंभीरता उनकी भाषा में व्याप्त रहती है। उनकी भाषा संयत, परिष्कृत, प्रौढ़ तथा विशुद्ध होती है। उसमें एक प्रकार का सौष्ठव विशेष है जो संभवतः किसी भी वर्तमान लेखक में नहीं पाया जाता है। उनमें गंभीर विवेचना, गवेषणात्मक चिंतन, निर्मात अनुभूति की पुष्ट व्यंजना सर्वदा विद्यमान रहती है। शुक्ल जी की शैली में व्यक्तिगता की छाप सर्वत्र ही प्राप्त होती है, चाहे वो निबंध रचना हो, चाहे आलोचनात्मक विवेचन हो। ये कोटेशन यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद शर्मा द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व के संबंध में कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा कोटेशन है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में क्या कह रहे हैं, आइए हम इसे भी पढ़ते हैं। भारतीय काव्य आलोचना शास्त्र का गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। भारतीय काव्य आलोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचार हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं। अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं, ठीक कह नहीं सकते, शायद नहीं हुआ। अलंकार शास्त्र के प्रत्येक अंग पर उन्होंने सूक्ष्म विचार किया। शब्द शक्ति, गुण दोष, अलंकार विधान, रस आदि सभी विषयों पर उनका अपना सुचिंतित मत था। वे प्राचीन भारतीय अलंकारिकों को खूब जानते थे, पर उनका अंधानुकरण करने वाले नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत होना संभव नहीं। वे गंभीर और कठोर थे। वे इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आँच से सूख जाती थी। उनके मतों का लचीलापन जाता रहा था। आपको या तो हाँ कहना पड़ेगा या ना, बीच में खड़े होने की कोई उपाय नहीं। यह आचार्य हजारी प्रसाद जी का कथन है। तो अब हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय के बारे में। जीवन परिचय के बारे में हम बात करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है 1984 ईस्वी में, संवत 1940 को उत्तर प्रदेश के जिला अगोना नामक गांव में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ है। ठीक है, तो इनके जो पूर्वज थे वो गोरखपुर के निवासी थे। नाम इनके बारे में तथा इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता चंद्रबली शुक्ल थे। बचपन से वो वहीं पढ़े रहे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता बड़े अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्हें अंग्रेजी, फारसी, अरबी का अच्छा खासा ज्ञान था। इसके बदौलत 1887 में आचार्य शुक्ल के पिता उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में सुपरवाइज़र कानूनगो के पद पर आ गए। 1875 में चंद्रबली शुक्ल का विवाह हो गया था। 1884 में अगोना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ। तो कहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ? अगोना में। ठीक है, वे अपने पिता की चौथी संतान थे।
1891 में पिता के तबादले के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमीर जिले की राठ तहसील में आ गए। पिता का तबादला हुआ और आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो हमीरपुर जिले के राठ तहसील में आ गए। यहीं आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा हुई। हमीरपुर जिले के राठ तहसील में, हमीरपुर जिले में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1893 में आचार्य शुक्ल के पिता की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्ज़ापुर में हो गई। 1893 में शुक्ल जी के जो पिता है उनकी नियुक्ति 1893 में शुक्ल जी के पिता की जो नियुक्ति है वो सदर कानूनगो के पद पर मिर्ज़ापुर में हो गई। इसी बीच आचार्य शुक्ल की माता का देहावसान हो गया। अपने पिता का साथ आचार्य शुक्ल के पिता मिर्ज़ापुर आ गए। 1894 में आचार्य शुक्ल के पिता ने दूसरा विवाह किया। शुक्ल जी के पिता ने चंद्रबली शुक्ल जी ने दूसरा विवाह किया। विमाता के कारण शुक्ल का जो जीवन कष्टप्रद हो गया। तो 1898 में 14 वर्ष की अवस्था में आचार्य शुक्ल ने हिंदी उर्दू विषय से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल में तब हिंदी विषय की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन अपने पितामही के संस्कारों के कारण आचार्य शुक्ल अपने पितामही के संस्कारों के कारण आचार्य शुक्ल जो है सूर, तुलसी, अन्य भक्तों की कवियों की रचनाएं में इनका बहुत मनोयोग से ये पढ़ते थे। 1901 में आचार्य शुक्ल जी ने स्कूल फाइनल परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। ठीक है, 1901 में इन्होंने क्या स्कूल की जो फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। 1898 में शुक्ल का विवाह हुआ था। 1902 में ये कलहग्रह के कारण अपनी पत्नी को और पिता से अलग होकर अगोना आ गए। यहीं शुक्ल जी के प्रथम पुत्र केशवचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ। 1903 में इनकी पुत्री दुर्गावती का जन्म हुआ। 1905 में मिर्ज़ापुर के जिला कलेक्टर बिडम ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें मिर्ज़ापुर के नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर दिया। 1905 की बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिर्ज़ापुर के नायब तहसीलदार पर नियुक्त किए गए, परंतु आचार्य शुक्ल के तत्कालीन स्वदेश प्रेम की भावना और मानवीय स्वभाव के कारण यह पद स्वीकारा नहीं। उन्होंने उनकी देश प्रेम की भावना और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उन्होंने इस पद को अस्वीकार किया और 1904 में शुक्ल जी लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के टीचर के रूप में नियुक्त हुए। 1904 में इन्होंने लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में नियुक्त हो गए। अपने संस्कारों के कारण आचार्य शुक्ल बचपन से ही अध्ययनशील व्यक्ति थे। बचपन से ही शुक्ल जी अध्ययनशील व्यक्ति थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण शुक्ल जी की मित्र मंडली, जिसमें समवयस्क एवं प्रौढ़ दोनों लोग थे, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम उम्र थे और प्रौढ़ दोनों प्रकार के लोग उनके मित्र मंडली में लोग थे। अपनी इसी मित्र और शुभचिंतक मंडली से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो व्यक्तित्व है वो धीरे धीरे और अधिक गंभीर और अध्ययनशील होता गया। इस मित्र मंडली में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, पंडित केदार पाठक है, पंडित राम गरीब चौबे, पंडित बिंदेश्वरी प्रसाद तिवारी, बाबू बलभद्र सिंह और बाबू काशी प्रसाद जायसवाल जैसे व्यक्तित्व यहाँ पे थे। बाबू काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित लक्ष्मी शंकर द्विवेदी जैसे प्रखर विद्वान और विचारक लोग शामिल थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मित्र मंडली थी। अपने गहन अध्यवसाय के चलते बहुत शीघ्र ही आचार्य शुक्ल की मेघा जो है कार्यशील हो गई। उनकी जो प्रतिभा है वो कार्यशील मतलब वो सामने आ गई। 1899 की जब हम बात करते हैं, आचार्य शुक्ल 1899 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंग्रेजी के जो प्रसिद्ध निबंधकार थे जोसेफ एडिसन के सुप्रसिद्ध लेखक निबंध प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का
हिंदी में अनुवाद किया कल्पना का आनंद के नाम से। कुछ वर्ष बाद न्यूमैन के जो निबंध था और लिटरेचर का उन्होंने फिर से भावानुवाद किया साहित्य शीर्षक के नाम से। और इस तरीके से 1908 में आचार्य शुक्ल ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की बृहद योजना थी हिंदी शब्द सागर। इसमें सहायक संपादक बनकर सपरिवार काशी आ गए। 1908 में शुक्ल जी काशी नागरी प्रचारणी सभा की बृहद योजना जो हिंदी शब्द सागर थी उसके सह संपादक बनकर काशी आ गए। यहाँ आकर वो उस कोश में संपादन के साथ साथ नागरी प्रचारणी पत्रिका के कार्यभार भी इन्होंने संभालने लगे थे। इन्हीं बीच में इनके जो पारिवारिक जीवन में भी गति और प्रगति चलता रहा। 1912 तक आचार्य शुक्ल के 2 पुत्र हुए। ये आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 1918 की बात है में आचार्य शुक्ल के पिता का देहांत हो गया। 1919 में आचार्य शुक्ल की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो गई। 1919 में KHU में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति हो गई। जीवन पर्यंत शुक्ल जी विश्वविद्यालय की सेवा करते रहे और इनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत संघर्ष कठिनाई से बीता। गंभीर अध्यवसाय और प्रखर विधा के कारण इन्होंने मृत्यु से पूर्व जिन ग्रंथों का प्रणयन किया इसके बारे में हम आगे साहित्यिक परिचय में बात करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने अभी ये जीवन परिचय के बारे में देखा, किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई। उनके पिता कानूनगो के सदर कानूनगो के पद पर थे, मिर्ज़ापुर में रहे और अगोना जिले के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हो 1884 में। तो उसके अलावा इन्होंने बहुत सा नागरिक प्रचारणी सभा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काम करा और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के आलोचना पुरुष माने जाने वाले आचार्य शुक्ल का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय हम देखेंगे। आलोचना पुरुष के रूप में इन्हें हिंदी साहित्य में माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य की वैचारिक क्रम को हमें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। निबंध भाव या मनोविकार, इसका प्रकाशन 1915 में प्रकाशित हुआ। उत्साह, इसका प्रकाशन फरवरी 1915 में हुआ। भाव मनोविकार और उत्साह निबंध इनका प्रकाशन 1915 में है। श्रद्धा और भक्ति 1916 में प्रकाशित हुआ। करुणा निबंध दिसंबर 1918 में प्रकाशन। लज्जा और ग्लानि दिसंबर 1918 में प्रकाशित ग्रंथ है। ये उनके निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोभ एवं प्रीति जो पहले लोभ एवं प्रेम शीर्षक से प्रकाशित था, इसका प्रकाशन वर्ष 1919 में है। घृणा 1912 में प्रकाशित हुआ। ईर्ष्या निबंध 1912 जुलाई में प्रकाशित हुआ। घृणा और ईर्ष्या 1912 में प्रकाशित हुआ। भय और क्रोध ये 1912 में ही प्रकाशित हुआ जुलाई में। ये 3 निबंध 1912 में जुलाई में ही प्रकाशित हुए। इसके ये सभी जो निबंध हैं 1 से 9 तक के सारे निबंध, ये 9 निबंध नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए। नंबर 10 है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, 1912 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तुलसीदास और लोक धर्म 1923 में माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त साधारणीकरण का निबंध है 1933 में द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ में प्रकाशित है। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चर्चित निबंध है। 1909 का में इसका प्रथम प्रारूप प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों ये पुस्तकें एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं।
पहली ये पुस्तक का नाम है विचार विधि। मनोविकार संबंधी सभी लेख और कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास का भक्ति मार्ग निबंधों सहित 1930 में प्रकाशित था विचार विधि। चिंतामणि भाग 1, इंडियन प्रेस प्रयाग। चिंतामणि भाग 1 2021 में एक प्रश्न आया था, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में प्रकाशित है? तो उसका सही आंसर था चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 में हुआ और इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ। विचार विधि 1930 में जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी के सभी निबंध के अतिरिक्त जो है साधारणीकरण, व्यक्तिगत वैचित्रवाद और मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था और रसात्मक बोध के विविध रूप नामक नए निबंधों के साथ चिंतामणि भाग 1 में प्रकाशित हुए। विचार विधि के समस्त निबंध, उसके अतिरिक्त ये कुछ प्रमुख निबंध हैं, जैसे साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्रवाद, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध आदि प्रमुख निबंध थे। चिंतामणि भाग 2, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद। चिंतामणि भाग 2 के निबंध हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद। इन 3 बड़े निबंधों का पुस्तक के रूप में सम्मिलित प्रकाशन जो 1939 में काव्य में रहस्यवाद सर्वप्रथम जब प्रकाशन हुआ तो माधुरी पत्रिका में 1922 में प्रकाशित हुआ, तथा साहित्य भूषण कार्यालय काशी द्वारा अलग से पुस्तक के रूप में भी काव्य में रहस्यवाद प्रकाशित हुआ। काव्य में अभिव्यंजनावाद की हम बात करें तो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अध्यक्ष पद से दिया गया एक अध्यक्षीय भाषण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम बात करेंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इसे आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें इन्होंने बात करी है सूर, तुलसी और जायसी पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित यह एक आलोचनात्मक प्रबंध के विशिष्ट अंशों का संग्रह है। इसका जो संपादक है श्री कृष्णानंद ने करा है 1935 में। उसके अतिरिक्त रस मीमांसा भी बहुत अच्छी पुस्तक है, इसे आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। रस मीमांसा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित है। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा माना जाता है एक बहुचर्चित इतिहास ग्रंथ है। मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये लिखा गया था और इस पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में प्रथम प्रकाशन हुआ। संशोधित जो इसका प्रकाशन हुआ 1940 में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास पर एक आलोचनात्मक कृति लिखी है, 1924 में प्रकाशित हुई। महाकवि सूरदास पर 1924 में प्रकाशित कृति है, 1924 में प्रकाशित आलोचनात्मक कृति है। इसके अतिरिक्त बाबू राधाकृष्ण दास का जीवन चरित 1913 में प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ निबंध के अतिरिक्त आलोचनात्मक कृतियों के अतिरिक्त संपादित ग्रंथ के बारे में हम बात करेंगे। तुलसीदास ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रमुख संपादित ग्रंथ है, जिसमें 3 भागों में प्रकाशित है। लाला भगवान दीन और ब्रजरत्न दास के साथ संपादित हुआ 1923 में। जायसी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई, काशी से 1924 में प्रकाशित हुई। भ्रमर गीत सार सूरदास के 403 पदों का शुद्ध पाठ 28 में दिया गया टिप्पणी सहित। ये साहित्य सेवा सदन वाराणसी से 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। वीर सिंह देवचरित केशव दास प्रणीत ग्रंथ है। 14वें प्रकाशन का संपादन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1926 में किया गया है। 14वें प्रकाशन हुआ है वीर सिंह देवचरित का। भारतेंदु संग्रह का प्रकाशन 1928 में हुआ है।
इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुवादित ग्रंथ के बारे में हम बात करेंगे। इनके प्रमुख अनुवादित जो ग्रंथ हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित है, उनमें प्रमुख ग्रंथ हैं अनुवादित ग्रंथों में कल्पना का आनंद, ये जोसेफ एडिसन द्वारा लिखित निबंध है। प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन, इसका प्रकाशन 1905 में हुआ और 1901 में से पूरा लिखा गया था। हिंदी में इसका जो प्रकाशन है, जो अनुवाद हुआ है, वो कल्पना का आनंद के नाम से हुआ है। और दूसरा जिनका अनुवादित जो साहित्य ग्रंथ है, अनुवादित निबंध है, वो है साहित्य। न्यूमैन का ये लिटरेचर नामक निबंध का हिंदी अनुवाद है। मैगस्निज का भारतवर्षीय विवरण, डॉक्टर श्वानबर्ग के पुस्तक मैगस्निज इंडिका 1906 का हिंदी अनुवाद है। राज्य प्रबंध शिक्षा, सर टी माधवराव के माइनर हिंट्स का अनुवाद है। राज्य प्रबंध शिक्षा, सर टी माधवराव के माइनर हिंट्स का अनुवाद है। सर्वप्रथम 1913 में ये प्रकाशित हुआ। आदर्श जीवन, एडम विलियम डेवनपोर्ट की पुस्तक। आदर्श जीवन इनका प्रमुख जो एडम्स विलियम डेवन है, इनकी पुस्तक है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आदर्श जीवन के नाम से इसे अनुवाद किया गया है। विश्व प्रपंच, हैकल की पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। लंबी मौलिक भूमिका 1900, जो भूमिका लिखी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, वो इनकी मौलिक भूमिका है। 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। शशांक, राखाल दास बंदोपाध्याय का बांग्ला उपन्यास का अनुवाद 1922 में प्रकाशित हुआ। बुद्ध चरित, एडविन अर्नाल्ड, लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद। बुद्ध चरित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अनुवादित हिंदी अनुवाद है। लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद है मौलिक भूमिका सहित। 1922 में प्रकाशित। ब्रज भाषा में पदानुवाद भी इसका हुआ है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना है व्हाट हैज़ इंडिया टुडे, मौलिक अंग्रेजी निबंध है। ये इनका खुद का लिखा गया मौलिक निबंध है। 1907 में प्रकाशन इसका हुआ। हिंदी एंड द मुस्लिम, हिंदी एंड द मुसलमान्स, मौलिक अंग्रेजी निबंध। हिंदी एंड द मुसलमान मौलिक अंग्रेजी निबंध लीडर के कई अंकों में 1917 में प्रकाशित। नॉन कॉपरेशन एंड द नॉन मर्केंटाइल क्लासेस एक्सप्रेस, ये पटना के कई अंकों में प्रकाशित। 1921 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख कविताएं के बारे में हम बात करेंगे। मधुस्रोत 1901 से 1929 तक लिखित कविताओं का संग्रह है। 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रमुख निबंध संग्रह इनके हैं। निबंध संग्रह के बारे में अगर हम बात करें तो चिंतामणि भाग 3, संपादक इसका नामवर सिंह ने 1983 में किया हुआ है। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह चिंतामणि भाग 3 संपादक है इसके नामवर सिंह 1983। नामवर सिंह एक प्रतिष्ठित आलोचक एवं साहित्यकार थे। ये JNU के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। चिंतामणि भाग 4, चिंतामणि भाग 4 संपादक कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी ने 2002 में किया। और चिंतामणि भाग 3 का संपादक आचार्य नामवर संपादक जो है नामवर सिंह ने 1983 में ईस्वी किया। और चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। उसका प्रकाशन कब है ये पूछा जाता है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 ईस्वी में है। 1939 ईस्वी में इसका इंडियन प्रेस परिवार द्वारा प्रकाशित किया गया। चिंतामणि भाग 2 का जो प्रकाशन है वो 1939 में ही हुआ। इसमें
तीन बड़े बड़े निबंध हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये बहुत बहुचर्चित निबंध रहे हैं, ठीक है। और जो काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक निबंध है वो 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अध्यक्ष पद से एक अध्यक्षीय भाषण है। त्रिवेणी के बारे में आप याद रख सकते हैं, सूर, तुलसीदास और जायसी के आलोचनात्मक प्रबंध के विशिष्ट अंगों का संग्रह है। आज की इस टॉपिक में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगले वीडियो में आप कौन से टॉपिक पर बात मैं लेके आऊँ, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।